नमस्कार। पूरी दुनिया में उत्तर और दक्षिण के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक द्वंद्व की बात की जाती है। दुनिया के नक्शे में देखें तो अमेरिका, कनाडा व रूस सहित पूरा यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जैसे अमीर देश, यहाँ तक कि चीन भी उत्तर की श्रेष्ठता का झंडा थामे नजर आते हैं। दूसरी ओर लैटिन अमेरिका और एशियाई देशों के समाज दक्षिणी प्रभाव को उत्कृष्ट मानते रहे हैं। मानवीय रंग से जुड़ी संवेदनाएं भी इस संघर्ष में अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। आदिकाल से चला आ रहा यह द्वंद्व भारतीय उपमहाद्वीपीय समाज में भी नजर आता है। एक प्रवासी के तौर पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर आते जाते हुए इन समुदायों के बीच श्रेष्ठता को लेकर होती बहसों से हम सभी दो चार होते ही रहते हैं। द्वंद्व के स्वरूप और जटिलताओं को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं ह्यूमन टाइम्स की संपादक मुक्ता गुप्ता। यहाँ यह बताना बेहद जरूरी है कि उत्तर भारत के आगरा शहर में पली बड़ी मुक्ता पिछले करीब 15 साल से दक्षिण भारत के मैसूर शहर में रह रही हैं। एक और रोचक बात यह भी है कि उनके पिता देश के नामी पत्रकार ब्रज खंडेलवाल की जन्म और कर्म भूमि जहाँ आगरा रही है, वहीं उनकी माँ पद्मिनी अय्यर का रिश्ता केरल के पालघाट शहर से है। मुक्ता, मीडियावासी.net में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि दुनिया को इस तरफ रखते थे, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूके में हो, ये राष्ट्रवाद का एक चल रहा है। भारत में भी पिछले 5-6 साल से आप और हम देख ही रहे हैं कि दुनिया को अलग रखिए। भारत की बात करें तो साउथ में और नॉर्थ के जो इलाके हैं, तो देशभक्ति को लेके या राष्ट्रवाद को लेके आपको कोई अंतर नजर आता है? राष्ट्रवाद को लेके जो एक महत्वपूर्ण फर्क मुझे दिखाई देता है, वो ये है कि जो दक्षिण भारत का राष्ट्रवाद है, उसके रूट्स, उसके ट्रेडिशन, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर पे बेस्ड है। जबकि जो नॉर्थ का राष्ट्रवाद है, वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों राष्ट्रवाद के बीच में। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त जैसी देश की स्थिति है, हमें एक कंस्ट्रक्टिव राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक एक ओवरऑल डेवलपमेंट लाना मुश्किल है। जब तक हमारे अंदर एक भारतीय होने की फीलिंग नहीं आएगी, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना मुश्किल हो जाता है अगर ये फीलिंग नहीं आएगी। तो नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम कंस्ट्रक्टिव रखें, उसको ज्यादा भेदभाव और उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी ना ढूंढें। लेट अस ऑल बी, हम सब पहले एक इंडियन हैं। तो मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कुछ फर्क नहीं दिखता, हम लोग सब बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं इस वक्त। ना अभी जैसे ये तो राष्ट्रवाद की बात हुई, अब इससे थोड़ा और अंदर जाते हैं तो डाइवर्सिटी की जैसे आप कह रहे हो, तो और अगर आप बीच एरियाज में जाते हैं तो जातिवाद का भी एक मसला है। तो अगर बिहार का चुनाव हो रहा है तो बिहार के चुनाव में तो जातियां ही समीकरण बनाएंगी पॉलिटिकल, और उसी के पक्ष में फैसला जाएगा जनमत का। उसी तरह आपको उत्तर और दक्षिण के बीच में जातिवाद का मसला कितना कितना प्रभावी और अप्रभावी लगता है? जातिवाद तो एक हमारे देश में एक ऐसा पॉइजन है कि वो आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह है। और एक तरीके से ये एक ऐसी बुराई है जो इंडिया को जोड़ के रखता है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाइए, जातिवाद तो भरा पड़ा हुआ है। तो ये समझ लीजिए एक फेविकॉल का ग्लू की तरह हो गया है। और इवन साउथ में जातिवाद बहुत है, जैसे कि नॉर्थ में है। और जातिवाद तो सब जगह मुझे दिखाई देता है, ऐसा कुछ उसमें फर्क नहीं दिखता मुझे। और इसी जातिवाद से थोड़ा और आगे अगर हम तो फिर ये अपराध से भी कहीं नहीं जुड़ता है। अगर अपराधों के प्रति दृष्टिकोण अगर हम देखें तो इसमें कोई अंतर नजर आता है? गलती करते हैं जब हम नॉर्थ और साउथ को देखते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि साउथ सिर्फ मद्रासी नहीं है ना। जैसे कि नॉर्थ में हमने सारे साउथ इंडियंस को हम बोल देते हैं मद्रासी। तो साउथ में आपका केरला भी है, आपका आंध्रा भी है, आपका तेलंगाना भी है, आपका कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इवन महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ये सब साउथ है। ठीक है। ऐसे ही जब हम नॉर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ सिर्फ यूपी बिहार नहीं है,
नॉर्थ उड़ीसा भी है, नॉर्थ मध्य प्रदेश भी है, नॉर्थ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो हमें अपने दिमाग से ये जो नॉर्थ साउथ का हमने डिवीजन कि सारे हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ हैं और सारे मतलब तमिल स्पीकिंग हमने ऐसे बना लिया सब मद्रासी मद्रासी। तो एक तो ये निकालना पड़ेगा। दूसरा आपने जहाँ क्राइम कास्ट रिलेटेड क्राइम की बात कही है तो क्राइम है बट यहाँ पे अब अगर आप क्राइम के स्टेटिस्टिक्स देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि केरला इज नंबर 2 इन क्राइम इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स। अगर आप देखेंगे तो मेरा क्राइम के ऊपर ये है कि जहां भी रिसोर्सेज कम है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां तो क्राइम होना लाजमी है। और जाति रिलेटेड क्राइम हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से जहां तक मैंने देखा है इतना नहीं है जितना मे बी। बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो मीडिया है वो मीडिया बहुत ज्यादा नॉर्थ सेंट्रिक है। जो नेशनल मीडिया है तो वो कवर करता है तो सारे वो जो दिल्ली के आसपास हरियाणा ये सब बहुत कवर करता है वहां पे कास्ट रिलेटेड क्राइम्स। बट वी हार्डली सी एनी। ऐसा नहीं है कि साउथ में कोई कास्ट रिलेटेड क्राइम ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं 1-2 साल पहले मैसूर में ही जहाँ कर्नाटका में ही ऑनर किलिंग का भी केस आया था बट नेशनल मीडिया में उसकी कोई कोई ऐसी स्टोरी नहीं हुई। तो आई थिंक इस पे मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हिंदी ऑडियंस और वो जो हिंदी हार्टलैंड है उसको कवर करने में ज्यादा अपना फोकस लगाता है। तो ऑनर की बात ऑनर की जैसे अब ये विमेंस के अमीर जातिवाद जाति के की वजह से उनके अपराध की तरक्की विमेंस के खिलाफ जो सम्मान की बात करी जाती है कई बार कहा जाता है दक्षिण में विमेंस की तरफ ज्यादा सम्मान सभी दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे लड़कियां आराम से रात को स्कूटी पे ड्राइव कर सकती हैं जैसे कि दिल्ली में बड़ा मुश्किल दिल्ली में माता पिता बड़े परेशान रहते हैं अगर लड़कियां घर से बाहर रात में देर रात उनका ऑफिस में साइकोलॉजी आपको क्या लगता है साउथ में स्थिति बेहतर है? हाँ ऑफ कोर्स साउथ में स्थिति बेहतर है। एज अ वुमन आई फील वेरी सेफ। मैं 10 बजे 11 बजे भी आराम से जा सकती हूँ। एक तो यहाँ पे जहाँ मतलब जो एक हमारे एरिया हमारे लोगों की तरफ बहुत होता है कि वो जो चौराहों पे खड़े होके ईव टीजिंग होती है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देती। आप जैसे अब आपने अपना शादी से पहले का काफी टाइम हाँ, आगा शादी से पहले जैसे मैं आगरा में रहती थी, तो आगरा में तो चौराहों पे आप शाम को दोपहर में कभी भी निकलिए, ज़्यादा रात में निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोपहर में भी निकल रहे हैं, तो बहुत सारी क्रॉसिंग्स, बहुत चौराहों पे ईव टीजिंग होती थी। तो वो सब यहाँ पे नहीं है। एंड वुमेन आर फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड। तो आपको ये है कि दुकानों पे बहुत लेडीज हैं जो दुकानें मैनेज करती हैं। और एक इनफैक्ट अगर आप आगरा में या दिल्ली में भी अगर आप चांदनी चौक भी शॉपिंग करने जाएंगे तो वहां पे जैसे लड़के ही लहंगा पहन के साड़ी पहन के वो दिखाते हैं ड्रेसेस लड़कियों की। बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो सब स्टोर्स में लड़कियां हैं। रात को स्टोर्स 10-10 बजे तक बंद होते हैं। तो बसेस में खूब ट्रैवल करती हैं। तो आई फील कि साउथ दैट वे इज वेरी सेफ फॉर वुमेन। अच्छा ऐसी अगर एक लेटर नोट पे अगर हम एक चीज और देखें कि कहा जाता है कि सीपीएम दिए हैं इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन बाकी सारी परीक्षाएं वहाँ पे साउथ के लोग काफी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो सामाजिक स्तर पे वो तो रिजल्ट है रिजल्ट में कई सारे लेकिन सामाजिक स्तर पे देखें तो वहाँ के छात्र विद्यार्थी स्टूडेंट तो लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। आपको वहाँ पे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लगते हैं ज्यादा पढ़ाकू होते हैं या टैलेंट उनमें ज्यादा होता है आपको आपने दोनों तरह के दोनों तरफ के लोगों को देखा हमारे यहाँ भी आगरा में अलीगढ़ में हाथरस में बड़ा जोर रहता है हालांकि अब थोड़ा कम हुआ है हमारी जो जनरेशन थी उसमें बहुत ज्यादा या तो आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो और जो आउटकम भी आता था वो बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते तो वहाँ पे और यहाँ के जो विद्यार्थी उनमें प्रतिभा के स्तर पे और उनकी मेहनत के स्तर पे कोई अंतर दिखता है या फिर देखिए प्रतिभा के स्तर पे तो कोई अंतर नहीं है। बट जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ का ज्यादा ऑफ कोर्स डेवलप्ड है। स्कूल सिस्टम है यहाँ पे अच्छा एक स्तर है उसका। और यहाँ पे आप देखिए कि ज्यादातर हर फैमिली से कोई एक जना विदेश में होगा।
तो यहाँ पर ये है, जैसे अगर लड़का है या लड़की है तो उसका पहला प्रेफ़रेंस होगा वो इंजीनियरिंग कर ले। मेडिकल भी नहीं है, पहले इंजीनियरिंग कर ले, अगर नहीं हुआ तो ठीक है मेडिकल ट्राई कर लो। तो सबका यहाँ पे बहुत जॉब ओरिएंटेड है, फॉरेन ओरिएंटेड है कि बाहर जाना है काम करने। और नॉर्थ में ये हुआ कि लिटरेसी देर से भी आई नॉर्थ में। जो एक सिस्टमिक वो होता है ना एजुकेशन का सिस्टम, वो देर से आया। यहाँ पे काफ़ी तब तक हेड स्टार्ट मिल चुका था साउथ को। तो प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं है, सब जगह बच्चे इक्वली प्रतिभाशाली हैं। बट ये है कि जो सोसाइटी की तरफ से पुश है, वो यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे हर फैमिली चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बाहर विदेश में उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो दक्षिण के बारे में एक और पर्सन जो बॉलीवुड में बना है। तो बॉलीवुड में जैसे हर मद्रासी कोई कॉमेडियन का कोई कैरेक्टर होगा, उसमें कोई मद्रासी तो वो हुँ, हिंदी बोलेगा, कुछ तमिल और इंग्लिश करेगा। हाँ, केवल साउथ की नहीं, पंजाबियों का भी, सरदारों का भी, दूसरी कई कम्युनिटीज हैं उनके भी उन्होंने एक पैरामीटर्स दिए हैं कि ये कैरेक्टर इस शक्ल में ही सामने आए। और एक हमारे यहाँ बॉलीवुड में कल्ट क्लासिक मूवी मानी जाती है पड़ोस में, जिसमें महमूद का पूरा पूरी पूरी फिल्म में एक कैरेक्टर है। ये बॉलीवुड में जो एक कैरिकेचर क्रिएट किया ये कितना सही और कितना गलत है, और इसमें इस परसेप्शन को जो डिवाइड है उसको समझने में जो लोगों को देर लगती है कि कोई डिवाइड है भी कि नहीं है, इसमें कितना असर डाला है। देखिए मैं इस माध्यम से सबको एक तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि बॉलीवुड को सीरियसली ना लें। तो वो क्योंकि एक ड्रामा है, थिएटर है, इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, तो उनको हर चीज़ खींच के एग्ज़ैजरेट करके थोड़ा दिखाना पड़ता है। लेकिन तो जस्ट बिकॉज़ महमूद ने ऐसे किया तो ऐसे, अब आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे पारसीज़ का, आप हिंदी पिक्चरों में देखिए पारसी का जो पोर्ट्रेयल होता है उसको हमेशा ऐसे दिखाते हैं। कोई फिर सरदारों का ऐसा कुछ नहीं है, सब जैसे हम लोग, जैसे नॉर्थ में लोग हैं वैसे ही साउथ में लोग हैं। भाई सबकी बेसिक तो वो ही रहता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो जैसे जैसे हम लोग सारा वैसे ही। बॉलीवुड ना बहुत इम्पैक्ट डालता है जो हाँ, इम्पैक्ट इम्पैक्ट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको सीरियसली ना लें, उसको एंटरटेनमेंट की तरह ही लें। उसको ये नहीं है कि क्योंकि पड़ोसन में जैसे महमूद थे तो सब यहाँ पर ऐसे ही चुटिया बना के और लुंगी पहन के घूम रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। कम एजुकेशन है, साक्षरता कम है और मोबाइल हाथ में पहुँच गया है। जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल पहुँच गया है। और वो जिस तरीके से उसको यूज़ करता है और उसको परसेप्शन बनाता है, उसमें बॉलीवुड की भूमिका नज़र आती है। बॉलीवुड, अच्छा बॉलीवुड के साथ अगर जैसे बात कीजिए, तो एक हिंदी भाषा की भी एक बात होती है। हिंदी भाषा पे माना जाता है कि जैसे तमिलनाडु में कई बार विरोध देखा जाता है। कि हुँ, तमिल और में देश का मुद्दा भी आ जाता है कि किसकी देश कैसा है, कौन प्रिमिटिव है, कौन प्राचीन काल से इसका करेक्ट। तो हिंदी भाषा को लेके क्या अब सबसे पहले हमने राष्ट्रवाद की बात करी कि राष्ट्रवाद भाषा जो है जोड़ने का काम करती है। तो उस हिसाब हुँ। से अगर हम देखें तो दक्षिण में क्या कोई बदलाव आया है, बीते खासकर बीते 5-6 साल? और जैसे आप मैसूर में हैं, तो मैसूर में और आगरा में क्या फ़र्क नज़र आता है हिंदी भाषा के लोगों का, आम लोगों का? तो देखिए आगरा की तो भाषा ही हिंदी है, हुँ, तो इसीलिए वहाँ पे तो कोई है नहीं प्रॉब्लम। अब आपको इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, उसने अगर हम इतिहास में देखें, तो उसने इतने इन्वेजन सहे हैं, इतनी कल्चर्स का उस पे इम्पैक्ट हुआ है। तो नॉर्दर्न इंडिया की जो कल्चर्स हैव बिकम मोर एक्सेप्टिंग, हुँ, कि ठीक काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग भी हो चुकी है, काफ़ी बहुत फ्लूइडिटी है वहाँ की कल्चर में, काफ़ी एडजस्टमेंट है। बट जैसे-जैसे आप, जो मैं कहती हूँ विंध्यास, जो जो माउंटेन रेंजर्स के जैसे-जैसे नीचे आएँगे, तो वहाँ पे लोग अपनी कल्चर, अपनी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, हुँ, और वो उसके साथ कोई छेड़-छाड़ उन्हें पसंद नहीं है। एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट इट। अब जहाँ तक आपने हिंदी की बात करी, तो एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी किसी के साथ अंताक्षरी खेलें, तो हिंदी गाने सबको आते हैं। हुँ, चाहे उसका मीनिंग नहीं आता हो, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, पर गाने सबको आते हैं।
तो हमें यहाँ पे बॉलीवुड का एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो हिंदी भाषा का स्प्रेड हुआ है, उसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर कोई यहाँ हिंदी पिक्चरें भी देखता है, सबको बॉलीवुड के हीरो हीरोइन सब फॉलो करते हैं, तो हिंदी भाषा का है यहाँ पे प्रचलन। और बैंगलोर जैसा जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी शॉप में जाइए, सबको हिंदी आती है, क्योंकि अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक्टिविटीज इतनी है कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाता है ना एक दूसरे पे। तो आपको फिर अब हिंदी एक ऐसी भाषा है, आप चाहे ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, नॉर्थ से आए, साउथ से आए, थोड़ी बहुत हिंदी सबको आती है। तो वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। हालांकि अभी भी जो छोटे शहर हैं साउथ में, उनको हिंदी में अभी इतनी फ्लुएंसी तो नहीं है, पर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यहाँ पे फंक्शन होते हैं तो डीजे पंजाबी गाने भी चलाता है, तो जैसे कि वहां पे होता है, तो खूब यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे भाषा, हिंदी और ये सब चीज़ें अगर तो एक एक चीज़ और ज़हन में आती है, मीडिया। तो मीडिया जो है, जैसे यहाँ भी बहुत सारे साउथ के चैनल एक्सेस होते हैं और दूसरी भाषाओं के चैनल भी तमिल, तेलुगु सब आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा होगा लोग किसी भी टाइम की नहीं पड़े होते हैं, सर्च करते करते और पहुँचते ही नहीं है। वहाँ पे जो मीडिया माध्यम है, खासकर अखबार भी और टीवी, और यहाँ पे जो मीडिया माध्यम है, उनमें कंटेंट के लेवल पे या उनके प्रेजेंटेशन के लेवल पे या कहें कि मीडिया का जो कल्चर जो होता है, उसके लेवल पे कोई अंतर आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि मैं तो खुद एक यहाँ पे न्यूज मैगजीन चला रही हूँ, ह्यूमर टाइम्स। मुझे लगता है यहाँ की ऑडियंस ज्यादा ओपन माइंडेड और लिबरल है, एंड वो ज्यादा एक्सेप्टिंग है टू डाइवर्स व्यूज। अलग अलग किसी के व्यूज को एक्सेप्ट करने में यहाँ की ऑडियंस ज्यादा अच्छी है। और एक जो खास बात है कि कंपेयर टू नॉर्थ मीडिया, यहाँ का मीडिया सनसनीखेज जो वहां पे होता है ना, सनसनीखेज वो अगर बताते हैं कि हाँ, अब वो सेशनलाइजेशन जो न्यूज है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बल्कि आप अगर यहाँ का लोकल अखबार भी देखेंगे, तो उसका कंटेंट ज्यादातर कल्चरल इवेंट्स या सोशल इवेंट्स, कि कहाँ पे आज सितार का प्रोग्राम है या कहाँ पे भरतनाट्यम का प्रोग्राम है, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। और ऐसे कोई क्राइम, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा, मेरे घर के बाहर ही हर 2-3 महीने में एक फोन स्नैचिंग हो जाती है या चेन स्नैचिंग हो जाती है, बट इट इज नॉट सेंसेशनलाइज्ड, उत्तेजना नहीं। जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई उनको बहुत प्रवोक नहीं करती मीडिया। तो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि देख कौन रहा है, ऑडियंस, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको चाहिए कि आप कल्चरल इवेंट्स बताइए, कुछ पढ़ाई लिखाई की बात बताइए, तो वो एक है। और ऑफ कोर्स अब आप ये इससे आप करिए कि जो देश के बेहतरीन कार्टूनिस्ट भी निकले हैं, जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं, वो भी ज्यादातर अब आप देखिए साउथ से आए हैं, चाहे वो आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन हो, या इवन हमारे बाल ठाकरे हो, या शंकर्स वीकली के शंकर हो। तो हमें बहुत पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी दिए हैं। तो यहाँ का मीडिया, इट इज वेरी काम एंड कलेक्टेड, इट इज नॉट सेंसेशनलाइजिंग एनी न्यूज, एंड उसको बहुत ही दोनों व्यूज देता है, तो संभल के चलता है यहाँ का मीडिया। हमें ये जो हैबिट हो गई है ना, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ये छोड़ के हमें अपने आप को बोलना चाहिए, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ और आई एम एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ। ये जो हमने अपने रीजन को पहले करके और इंडियन को दूसरा कर दिया है, ये इट प्लेज अ वेरी डिविसिव रोल। तो आप अपने आप को बोलिए, हम सब इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ बट मैं साउथ से हूँ, मैं इंडियन हूँ बट मैं नॉर्थ से हूँ। तो ये एक मैं कहना चाहूंगी दैट आई एम एन इंडियन। हाँ, दरअसल मुक्ता, ये जो आपने ये जो बात कही, इसके पीछे राजनीतिक साक्षरता भी एक पहलू है, क्योंकि सही। पिछले 60-70 सालों के जो देश में देखा है, उसमें इस चीज पे काम नहीं किया गया। तो राजनीतिक साक्षरता नहीं है, इस वजह से हम जातिगत मसलों में उलझे रहते हैं, जाति को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्रीयता भी हमारी बढ़ चुकी है कि हम तमिल हैं, कि हम फलाने हैं, कि हम ढींगे हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं राजनीतिक साक्षरता के अभाव। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का पेनिट्रेशन लोगों के बीच में हुआ है और ये चीजें कम हो रही है।
अब लोग बड़े गर्व से कहने भी लगे कि मैं तो इंडियन फर्स्ट हूँ और राष्ट्र प्रथम जैसी चीजें भी आती है, ऐसे सब सुनाई देने लगे। धीरे धीरे सारी चीजें और बेहतर होंगी, उम्मीद भी की जा सकती है। मुक्ता, आपने साउथ और नॉर्थ का जो जो विभाजन है, जो डिवाइड टू विलेज देखा जाता है, आपने इसके कई पहलुओं पे आपने बहुत अच्छे से जरूरत निकाली हमारे दर्शकों को इस चीज को, और जो जिनका आना जाना साउथ और नॉर्थ में अक्सर नहीं होता है, उनको बहुत कुछ इससे समझ लेगा और कुछ परसेप्शन क्लियर करने का एक मौका उनको मिलेगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे कई मसलों पर आपसे लगातार बात